तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या बात कर रहे थे, हम लोग पूरे होल अप्रोच देख रहे थे, यानी इकोनॉमिक्स का होलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स को कैसे देखना चाहिए, इस पे बात कर रहे थे। उसमें हम लोग शायद 3 या 4 कंटेंट पे बात किए थे। कौन कौन सा था? एक था प्रोड्यूसर क्लास यानी उत्पादक वर्ग, दूसरा था उपभोक्ता, तीसरा था बाजार मार्केट, और चौथा था सरकार यानी गवर्नमेंट। हमने ये कहा था कि अगर आपको इकोनॉमिक्स को समझना है तो आप इन चीजों को समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए इकोनॉमिक्स है, इन्हीं लोगों के लिए इकोनॉमिक्स है और इन्हीं के द्वारा इकोनॉमिक्स पैदा किया गया है। जैसे रुपया मानव की कृति है, मानव के लिए ही पैदा किया गया या बनाया गया है, उसी तरह से इकोनॉमिक्स के ये 4 मेजर कंटेंट है, ये 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको पूरे इकोनॉमी में इन्हीं को पढ़ना है। सिर्फ एक तरफ उत्पादक वर्ग कौन है, कैसे है, उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उत्पादन कर रहा है, क्यों उत्पादन कर रहा है, ये पढ़ना है, जानना है। उस उत्पादन में उसको कौन कौन से चुनौती आती है, कौन कौन से फैसिलिटीज हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर है, ये जानना है। उपभोक्ता में उपभोक्ता है कौन, उपभोक्ता का डिमांड क्या है, उपभोक्ता का बिहेवियर यानी व्यवहार क्या है, मांग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, क्यों है, कैसे है, ये पढ़ना है। मार्केट में समझ ही ना है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ये तीनों ही तरह के मार्केट में कौन है, क्यों है, कैसे है, ये जानना है। ये सारी बातें हम लोग कल के क्लास तक कर चुके हैं 3 के बारे में। लास्ट हम बात करते हैं सरकार कि सरकार के बारे में क्या जानना है। तो सरकार को ऐसे समझ लो कि सरकार यहाँ पे कंज्यूमर भी है, सरकार यहाँ पे बाजार भी है और सरकार यहाँ पे उत्पादक भी है। साथ ही सरकार का एक और काम है, वो सरकार है विनियामक, सरकार विनियामक भी है यानी रेगुलेटरी भी है। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होते जाता है, कोई भी इकोनॉमी जैसे जैसे डेवलप्ड होते जाता है, यानी कि अल्प विकसित विकासशील से विकसित अवस्था में जब इकोनॉमी या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था पहुंचता है, तो सरकार की भूमिका सिर्फ और सिर्फ एज ए रेगुलेटरी बन करके रह जाती है, यानी वो विनियामक के रूप में काम करता है। क्या करता है? तो इन तीनों को A, B, C, इन तीनों को कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाए रखता है। कहीं उत्पादक का मोनोपोली मार्केट पे हावी ना हो जाए, कहीं उपभोक्ता मार्केट के मोनोपोली में फंस ना जाए, कहीं बाजार किसी एक के गिरफ्त में ना आए। तो इन सबों के बीच में एक इक्विलिब्रियम या संतुलन बनाए रखना का काम है सरकार का। जैसे जैसे इकोनॉमी साउंड होगा, जैसे जैसे इकोनॉमी बूस्ट करेगा, गवर्नमेंट का रोल सिर्फ और सिर्फ चेक एंड बैलेंस या कंट्रोलर का या रेगुलेटरी का होता चला जाएगा। लेकिन सरकार इन तीनों रूप में भी काम करती है, उत्पादक के रूप में भी, उपभोक्ता के रूप में भी और बाजार के रूप में भी। उत्पादक के रूप में कैसे काम करती है? तो पब्लिक सेक्टर यूनिट के माध्यम से काम करती है, बड़े बड़े फॉर्म बनाती है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम लगाती है, उसके माध्यम से उत्पादन करती है। उपभोक्ता के रूप में कैसे काम करती है? तो अपने उत्पादन प्रक्रिया में जिन चीजों को उसकी जरूरत पड़ती है वो सब के सब बाजार से खरीदती भी है। वो वितरण प्रक्रिया में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, सेवाओं को देने में, जैसे आपको कोई चीज देना है, राशन देना है, सब्सिडी वाला तेल देना है, बिजली देना है, कुछ भी चीज आपको देना है, तो वो प्रोवाइड कराती है आपको। और उस दौरान वो उत्पादक के साथ साथ, प्रोड्यूसर के साथ साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी काम करने लगती है। उपभोक्ता के रूप में भी काम करती है, अभी हमने बोला मार्केट के रूप में भी काम करती है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, किसी सर्विसेज की, गुड्स की, सर्विस की,
तो सरकार भी बाजार के रूप में काम करती है, वो भी बेचती है। सरकार हर एक चीज को बेचती है। सरकार तो ये स्थिति में आ गई है कि आपको हर दिन गिरवी रख करके दूसरे देशों से कर्ज लेती है, तो आपको बेचती भी है और अपने सामान, गुड्स और सर्विसेज को भी बेचती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एजुकेशन चाहिए, अगर हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, अगर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विस चाहिए, आधारभूत संरचना की सुविधा चाहिए, या कोई भी सर्विस, बैंक की सर्विस चाहिए, बीमा का सर्विस चाहिए, तो आपको बेचती भी है। तो एज ए मार्केट की तरह भी वो काम करती है। तो तीनों रूपों में वो काम करती है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होते जाएगा, जैसे मान लो ये एक इकोनॉमी है जो अल्प विकसित है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका ज्यादा होती है। सरकार इन तीनों ही क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इसकी भूमिका धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और फाइनली जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी के रूप में, विनियामक के रूप में काम करेगी। मार्केट में कौन काम करेगा? तो प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल, या वो जो स्वयं इन्वेस्ट करता हो, स्वयं प्रॉफिट लेता हो। तो बाजार, उत्पादन, वितरण और उपभोग सबको बाजार के हाथों में छोड़ दिया जाता है। उसी को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन, उसी को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, उसी को कहा जाता है लिबरलाइजेशन। यानी कि इकोनॉमी जितना ज्यादा साउंड होते जाएगा, उतना ही ज्यादा सरकार का नियंत्रण कम होता चला जाएगा। लेकिन सरकार का नियंत्रण बना रहेगा। एक हेल्दी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। दरअसल पहले एडम स्मिथ ने अपने वेल्थ ऑफ नेशन में एक कॉन्सेप्ट दिया था, लेसस फेयर, यानी अहस्तक्षेप। वो ये मांग करता था, होता क्या था, थोड़ा सा यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग। अगर आप सरकार के रोल को समझना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा प्रिमिटिव एरिया में जाना पड़ेगा, या आप एंशिएंट पीरियड में जाएं तो देखेंगे, या मिडाइवल पीरियड में जाएं तो आप देखेंगे कि सरकार हर एक क्षेत्र में पहल करती थी, उत्पादन में, बाजार में और उपभोक्ता के रूप में भी। इसकी वजह से इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुल करके काम नहीं करता था। क्यों? क्योंकि सरकार हर एक चीज पर टैक्स लगाती थी। कितना उत्पादन करना है, किसको देना है, कितना में देना है, ये सब अपने हाथों में रखती थी। तो इससे इकोनॉमी चाह करके भी पूरी तरह से खुल करके काम नहीं हो पाता था। इंटरप्रेन्योर या उद्यमशील लोग चाह करके भी निवेश नहीं कर पाते थे, क्योंकि सरकार का अधिकतम हस्तक्षेप रहता था, टैक्स के माध्यम से, टैरिफ के माध्यम से, सेस के माध्यम से, रूल्स एंड रेगुलेशन के माध्यम से। लेकिन एडम स्मिथ ने एक कॉन्सेप्ट दिया, लेसस फेयर। लेसस फेयर ये लाया गया, अब ये कॉन्सेप्ट आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। इसमें ये कॉन्सेप्ट लाया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में जितना ज्यादा हो सके, जितना कम हो सके उतना ही हस्तक्षेप करे, न के बराबर हस्तक्षेप करे, ताकि इकोनॉमी पूरी तरह से खुल करके काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम कैपिटलिस्ट हैं, मेरे पास पैसा है, हम चाहते हैं कि अपना मोबाइल कंपनी भारत में स्थापित करें और पैदा करें, मोबाइल बनाएं, लेकिन पता चल रहा है कि सरकार उस पर कई तरह के नॉर्म्स और रेगुलेशन लगा करके बैठी है कि उत्पादन ये नहीं करेगा, इतना ही करेगा, इतना प्राइस में बेचेगा। तो क्या हम इन्वेस्टर या इंटरप्रेन्योर हम ये काम करेंगे? हम डर जाएंगे कि भैया हमको बेनिफिट ही नहीं होगा। हम अगर कैपिटल इन्वेस्ट भी करें, पूंजी लगाएं भी, तो हमको उतना मैक्सिमम बेनिफिट नहीं होगा, तो हम क्यों करेंगे? तो धीरे धीरे लेसेस फेयर के सिद्धांत को लाया गया, अपनाया गया, और यही लेसेस फेयर का सिद्धांत ही है, कहीं प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन। लेसेस फेयर का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन, यानी लेसेस फेयर को हिंदी में कहा जाता है अहस्तक्षेप। लेसेस फेयर यानी अहस्तक्षेप की नीति। तो अहस्तक्षेप की नीति का ही पराकाष्ठा है या व्यवहारिक रूप है ग्लोबलाइजेशन, खगोलीकरण, वैश्वीकरण। खगोलीकरण, वैश्वीकरण में क्या होता है कि एक बाजार से दूसरे बाजार के बीच में
निर्बाध रूप से बिना बाधा के पूंजी, तकनीक और मानव संसाधनों का आवागमन, उसमें किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है तो ग्लोबलाइजेशन ये कहता है कि आप अमेरिका के बाजार में भी जाकर के अपना इंडस्ट्री स्टेबल कर सकते हो, सरकार आपको मदद करेगी। आप उत्पादन का काम कर सकते हो, सरकार आपको किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। समझ में आया? और इस ग्लोबलाइजेशन में जब काम करने के लिए निजी व्यक्तियों को या निजी हाथों को, प्राइवेट को भी मौका मिले तो उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्लियर है? तो अगर आपको पूरे इकोनॉमी को समझना है तो इन 4 पहलुओं को ध्यान में रखना है, जेहन में रखिए। बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इन्हीं के सारे कंटेंट सब कंटेंट है, चाहे आप कुछ भी चीज पढ़ लीजिए, सब इन्हीं चारों के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे ऐसे समझ लो, परिवार से राष्ट्र का सृजन होता है। परिवार को अगर आप समझ लिए तो राष्ट्र को समझ लिए। जैसे कोई कहता है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, व्हाट इज नेशनलिज्म, कोई पूछता है अक्सर कि राष्ट्रवाद क्या होता है, तो बहुत सारे लोग उसको नहीं बता पाते हैं। राष्ट्रवाद दरअसल परिवारवाद की तरह है। जैसे आप परिवार को या फैमिली फर्स्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं कि सबसे पहले हमको अपने फैमिली के बारे में सोचना है, उसी तरह से पूरे देश को जब आप परिवार समझ लेते हैं तो उस देश की हित को प्राथमिकता देना या इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना ही राष्ट्रवाद है। ठीक है? हाँ, यहां तक आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए अर्थशास्त्र को समझने के लिए। अब आइए हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस का जो पहला टॉपिक है आप लोगों का, वो है इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया गया है। दरअसल जब आप इस चारों स्तंभों को देख लेते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, बाजार और सरकार, जब इन चारों स्तंभों को देख लेते हैं तो इन चारों स्तंभों को के सूक्ष्मतम से लेकर के उस स्थूल तक को समझने का एक क्रमगत विभाजन है इतिहास अर्थशास्त्र में। क्या है क्रमगत विभाजन? तो दरअसल इकोनॉमिक्स को जब आप समझने जाते हैं तो यहां पे इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांट दिया जाता है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो पता ही है आपको। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, इसको व्यष्टि भी कहा जाता है, ये टर्म भी याद रखिएगा, व्यष्टि। इसको समष्टि भी कहा जाता है। और मैक्रो का मतलब होता है व्यापक। दरअसल जब ये पहला आपका टॉपिक है सिलेबस का, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का वर्गीकरण। इसमें 2 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। ये दरअसल वर्गीकरण का कॉन्सेप्ट, ये अर्थशास्त्र का ये दरअसल एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस, FRIS, फ्रिस। रेगनर फ्रिस ने 1933 इकोनॉमिक्स को क्लासिफाई किया। 1933 को रेगनर फ्रिस ने इकोनॉमी को क्लासिफाई किया। इसलिए क्लासिफाई किया ताकि हम इकोनॉमिक्स को आसानी से समझ सकें। जैसे हम राष्ट्र को समझते हैं तो पहले परिवार को समझना है, परिवार के एक एक व्यक्ति के संबंधों को समझना है कि माता का पुत्र के साथ क्या संबंध है, पुत्र का पिता के साथ क्या संबंध है, और संबंध का आधार क्या है और संबंध का सीमा क्या है। तो ये संबंधों को समझना ही माइक्रो है। और जब इस परिवार का पूरे समाज के साथ और पूरे राष्ट्र के साथ संबंध को अध्ययन करते हैं तो मैक्रो है। अब इकोनॉमिक्स में कैसे इसको समझें, माइक्रो मैक्रो का मतलब क्या है? तो इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि
इकोनॉमिक्स के 4 बुनियाद हैं: उत्पादन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन या उपभोग, तीसरा है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, अब पूरे इकोनॉमिक्स में आपको इन्हीं चीजों को पढ़ना है: उत्पादन, उपभोग और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो उत्पादन, उपभोग और वितरण है, उत्पादन, उपभोग और वितरण, ये तीनों चीज का जो विकास है या तीनों चीज का आप कह सकते हैं कि स्तर है, या तीनों चीजों का और स्थिति है, एग्जिस्टेंस है और एक स्थिति है, वो सूक्ष्म लेवल से लेकर के ऐसे से लेकर के इस तरह से है। ये जो सूक्ष्म लेवल का है, एक एक यूनिट का, जैसे आपका बॉडी है, सपोज बॉडी का लिविंग यूनिट क्या है? सेल है, सेल, टिश्यू, सेल से फिर बना टिश्यू, उत्तक से बना ऑर्गन यानी अंग, सारे अंगों को मिलाकर के बना कंप्लीट बॉडी। यही होता है ना। मानो किसी भी लिविंग एलिमेंट को अगर देख लें, या लिविंग वर्ल्ड को या लिविंग किंगडम को अगर आप देखें, जीवित संसार को अगर आप देखें, तो उसका लिविंग यूनिट क्या है? यूनिट, जैसे मॉलिक्यूल लेवल पे बात करेगा हम, तो क्या होता है? सबसे पहले परमाणु, अणु होता है ना, उसके बाद होता है वस्तु। तो उसी तरह से जो यूनिट है, वो यूनिट का है प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो यूनिट है, ये एक एक यूनिट, इसको हम कहते हैं माइक्रो। और जब ये संपूर्ण हो जाता है, पूरा एक कंप्लीट हो जाता है, छोटे छोटे मिलाकर के कंप्लीट बन जाता है, तो इसको कहते हैं मैक्रो। इसी को समझने के लिए, ताकि आप इस चीज को, अर्थशास्त्र को इस लेवल से लेकर के आप इस लेवल तक समझो। अब ये आपके बॉडी को अगर बॉडी की तरह देख लिया जाए, अगर शरीर का एग्जांपल यहां पे लाया जाए, तो ये सब है टिश्यू, ये छोटे छोटे, सॉरी, ये सब है सेल, सेल से मिलकर के बना टिश्यू। अब ये हो गया टिश्यू। अब एक कई टिश्यू मिलकर के बन गया ऑर्गन। अब एक कई सारे ऑर्गन मिलकर के बन गया बॉडी, यानी कि शरीर। तो शरीर है पूरे इकोनॉमिक्स का शरीर है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और सेल है यानी कि कोशिका है माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का या अर्थव्यवस्था का। क्लियर है? वेरी गुड। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इन तीनों चीजों को ही पढ़ना है, माइक्रो में भी। अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं कि इसमें हमको माइक्रो में क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और क्या आप माइक्रो में पढ़ेंगे तो आपके सिलेबस में क्लियर कर दिया गया है कि माइक्रो में आपको क्या क्या पढ़ना है और मैक्रो में क्या क्या पढ़ना है। आपके सिलेबस में क्लियर मेंशन है कि ये टॉपिक आपको माइक्रो में पढ़ना है। ठीक है? तो माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, ये समझ गए। ये क्लासिफिकेशन किसने किया था? रेगनर फ्रेस ने किया था। कब किया था? 1933 में। ये कॉन्सेप्ट, हाँ, ये सब याद रखिएगा, ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है? अब सबसे पहले लिखो कि माइक्रो में हमको क्या पढ़ना है। MICRO, माइक्रो में सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद मैक्रो पे बात करेंगे। पहले समझ लो माइक्रो में क्या क्या हम पढ़ेंगे। माइक्रो में सबसे पहले पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता व्यवहार, ये आपका, इसको कहा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। क्या है कंज्यूमर बिहेवियर? अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी बता देंगे अभी कि क्या पढ़ना है इसमें। पहला कंज्यूमर बिहेवियर, दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम,
यानी कि उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन, ये सब का मतलब भी हम बता देंगे अभी क्या होता है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा, मांग। उपभोक्ता जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक है कि उसके साथ मांग भी होगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग की अवधारणा। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। हम लोग माइक्रो में ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो हो गया उपभोक्ता वर्ग पे, कंज्यूमर क्लास पे हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद कौन है, उसके बाद है या माइक्रो हो तो माइक्रो में 3 एलिमेंट पे बात किए थे, उपभोक्ता, उत्पादक और बाजार। ये हर एक यूनिट पे, इसको माइक्रो लेवल पे ऐसे समझ लो। मान लो एक किसान है, थोड़ा सा और एक एग्जांपल से समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो एक किसान है, किसान स्वयं उत्पादन करता है, उत्पादन करने के बाद वो बाजार में ले जाकर के सरप्लस प्रोडक्शन जो होता है उसको मार्केट में ले जाकर के सेल करता है, बेचता है, तो बाजार, उसके वस्तु को कोई खरीदता है तो वो कंज्यूमर। अब ये तीनों का रिलेशन, इस लेवल पे रिलेशन करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब मान लो कोई इंडस्ट्री है, सपोज अब इंडस्ट्री लेवल पे ले लो, मान लो एक चप्पल बनाने वाली इंडस्ट्री है, फर्म है, कंपनी है या उद्योग है। अब चप्पल बनाने के लिए जो उत्पादक क्लास है, उस उत्पादक क्लास को मार्केट से रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो जहां से वो रॉ मटेरियल लेगा यानी रबड़ लेगा, उसके साथ उसका रिलेशन, उसके साथ उस वस्तु को रॉ मटेरियल के खरीदने में कीमत, और उस कीमत में लोच, इलास्टिसिटी। बना लेने के बाद उसको बेचने के लिए बाजार, उसकी मांग, वस्तु की मांग, उसका कीमत, ये सब का उस यूनिट पे अध्ययन करना माइक्रो इकोनॉमिक्स है। किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, किसी भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटीज या प्रैक्टिस को जब आप यूनिट लेवल पे जाकर के अध्ययन करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और जब वही चप्पल के इंडस्ट्री को जब पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में या ग्लोबल एस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो हो गया मैक्रो। समझ में आ गया? हाँ, बहुत सारे लोगों को एक कॉन्सेप्ट हम देखे हैं, यूनिवर्सिटी में हम थे तो हम जैसे पैनल में हम लोग जब बैठते थे फैकल्टी का इंटरव्यू लेने के लिए, कोई फैकल्टी आता था इंटरव्यू देने के लिए, पढ़ाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, तो हम लोग इंटरव्यू लेते थे तो पूछते थे कि माइक्रो मैक्रो में क्या अंतर है, तो उसको ये भी क्लियर नहीं होता था। अब सोचो वो आया है पढ़ाने के लिए, उसको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, तो ये कंज्यूमर लेवल पे हमको ये चीज पढ़ना है। दूसरा, प्रोड्यूसर लेवल पे यानी उत्पादक लेवल पे हमको क्या पढ़ना है। प्रोड्यूसर या उत्पादक क्लास पे हमको क्या पढ़ना है। कहां से लिखा दें बताइए? हम लिखवाएंगे, पहले समझ लो। ये सब आप नहीं लिख रहे हो, ये सब नहीं लिख रहे हो, ये लिखते चलो। हाँ, बोर्ड पे जैसा हम फिगर बना रहे हैं, जैसे जैसे हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, याद रखो समझने में बहुत आसान होगा, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो हम क्यों मेहनत करते हैं। आपको जो भी बोर्ड में फिगर बन रहा है, डायग्राम बन रहा है, उसको एज इट इज एकदम उतारते चलना है। हाँ, ये क्लियर रखो, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा, सारा वेस्ट हो जाएगा। ये सब फिगर रहेगा तो आपके मेरी कही हुई बातें भी आपको याद आएगी कि हम क्या बोले थे, फिगर देख करके आपको याद आ जाएगा। ठीक है? हाँ, तो माइक्रो में लिख लो। माइक्रो के 3 उपागम हैं, कौन कौन सा? उत्पादक, उपभोक्ता और बाजार। माइक्रो इकोनॉमिक्स में तीन उपागम है या 3
डायमेंशन है, आयाम है। क्या क्या? उत्पादक, उपभोक्ता और बाजार। इन्हीं तीनों चीजों को मिला करके लिखते चलो, इन्हीं तीनों चीजों को मिला करके या तीनों उपागमों को मिला करके एक आर्थिक इकाई का सृजन होता है। इन्हीं तीनों उपागमों को मिला करके एक आर्थिक इकाई का सृजन होता है, इकोनॉमिकल यूनिट या आर्थिक इकाई आर्थिक इकाई सृजन होता है। हाँ, आर्थिक इकाई का सृजन होता है। अब तीनों चीज हो गया, उत्पादन भी हो गया, उपभोग भी हो गया और बाजार भी हो गया, तो कंप्लीट हो गया अर्थव्यवस्था। यही ना है अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं हम? इन्हीं तीनों चीजों का तो काम करते हैं। इन्हीं तीनों चीजों को पूरा करने के लिए कई तरह के साधन, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। बैंक का इस्तेमाल करेंगे, बीमा का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, सड़क का इस्तेमाल करेंगे, बिजली का इस्तेमाल करेंगे, कर्ज का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कई जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है सब इन्हीं तीनों चीजों के पूर्ति के लिए करते हैं, इससे अलग नहीं करते हैं। इसीलिए ये मूल आर्थिक इकाई है। और ये तीनों चीज जहां भी होगा वो यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स है, यूनिट ऑफ इकोनॉमी है। क्लियर है? ये सेल की तरह है, जैसे बॉडी का सेल होता है कोशिका। ये कोशिका में आप देखेंगे तो अलग अलग फ्रेगमेंट होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लाज्मा झिल्ली होगा, है ना, और भी कई सारे यूनिट हैं। तो ये सारे यूनिट मिल करके वो सारे काम करते हैं जिससे बॉडी बनता है। आप समझो, इसी में डीएनए है, इसी में जीन है, इसी में आरएनए है, सब कुछ है इसी सेल में है। अब आपके बालों का रंग कैसा होगा, आपके आंखों का कलर कैसा होगा, आपका स्किन कैसा होगा, आपका दांत कितना मजबूत होगा, दांत का आकार कैसा होगा, ये सब के सब ये सेल डिसाइड करता है, ये कोशिका डिसाइड करता है। होता इस लेवल पे है, दिखता हमको पूरे शरीर के लेवल पे है। इकोनॉमी के साथ भी यही है। इसी को हम कह सकते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं इसको। इस लेवल पे जाकर के जब बायोलॉजी का स्टडी करते हैं तो इसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसी तरह से जब इकोनॉमी के इस लेवल पे जाके अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि यूनिट ऑफ फंक्शन है या फंक्शनल यूनिट है, जहां से कार्य शुरू होता है। समझ में आया? वेरी गुड। तो क्या लिखे? तो ये क्या लिखे थे हम लोग? आर्थिक इकाई का सृजन होता है। माइक्रो वो क्षेत्र है अर्थशास्त्र का, माइक्रो अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का वो क्षेत्र है जो कि आर्थिक इकाई का सृजन करता है। जहां पे जहां पे लिखो, आगे लिखो, जहां पे अर्थव्यवस्था के तीनों उपागम, उत्पादक, उपभोक्ता और बाजार, जहां पे अर्थव्यवस्था के तीनों उपागम, उत्पादक, उपभोक्ता और बाजार, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था, उपागम, ये सब हिंदी का टर्म है। थोड़ा सा आप लोग मन में, जेहन में बैठाते चलिए, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं। तो अलग अलग शब्द, जो शब्द या जो चीज आप आम बोलचाल की भाषा में व्यवहार करते हैं वो शिक्षण के दौरान नहीं कर सकते हैं, लेखन के दौरान नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब अलग होता है। जैसे आप सार्वजनिक मंच पे अपनी माता के साथ जैसा व्यवहार करने का उम्मीद किया जाता है, वैसा अपने घर में करें, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो अर्थशास्त्र के तीन उपागम, उत्पादन, उपभोक्ता और बाजार, इन तीनों का समावेशीकरण है या संश्लेषण है। संश्लेषण या समावेशीकरण है माइक्रो इकोनॉमिक्स। संश्लेषण या समावेशीकरण है माइक्रो इकोनॉमिक्स।
इसके तीनों ही उपागम, जैसे कि उपभोक्ता, उपभोक्ता के अंतर्गत हम उपभोक्ता या कंज्यूमर